वेलकम बैक गाइस। आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। मैं आपका दोस्त होस्ट दीपक पांचाल आज आपके लिए लेकर आऊँ एक नया टॉपिक जिसमें आज हम समझेंगे जीएस का पोर्शन कंपटीशन लेवल का, और ये टॉपिक होगा आपका बायोलॉजी से। ये टॉपिक किससे होगा? बायोलॉजी से। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम बायोलॉजी का टॉपिक करने जा रहे हैं, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव वस्तुएं या सजीव प्राणी हैं, उनको जो एनर्जी मिलती है वो किस तरीके से मिलती है, उनका जो सांस लेने का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है, ये कैसे वर्क करती है, कैसे नहीं करती, कौन सी चीज़ें हमारे काम आती है, कौन सी चीज़ें काम नहीं आती हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, बनी रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। देरी न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम क्या समझने जा रहे हैं बच्चों? आज हम समझने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या समझने जा रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र समझने जा रहे हैं। क्या समझने जा रहे हैं? श्वसन तंत्र समझने जा रहे हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में आज हम स्टडी। जब श्वसन तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे तो पहली बात हमारे दिमाग में ये आती है कि जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला है, ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से। तो ध्यान से समझना, जब हम कोई न्यूट्रिशन लेते हैं, जब कोई खाना हम खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने से हमें मिलते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है शरीर के अंदर एनर्जी बनाने में, और किस तरीके से नहीं किया जाता। तो प्यारे बच्चों, आज हम उस पर भी वर्क करेंगे, आज हम उसको भी आसानी से समझेंगे। जरा एक बार ध्यान से बात को समझना। चलिए देखते हैं अब हम इस बात को अपनी को किस तरीके से। तो अब जब हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होने लगा, यूटिलाइज होगा यानी कि उसका उपयोग किया जाएगा हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने में। जो हमने फूड लिया, उस फूड को डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारे शरीर में यूटिलाइज होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी दैट आर यूज टू और यूजुअल वर्क। जो हम वर्क करते हैं, उन वर्क के अंदर जो हम वर्क करते हैं, उन सभी वर्क में जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी के अंदर जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी हमें उसी खाने से मिलती है। तो आप कहेंगे कि सजीवों की कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया उपापचय कहलाती है। उपापचय कहलाती है। उपापचय को इंग्लिश में कहते हैं, उपापचय जो कहलाती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। उसे क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। समझ गए बात को? यानी कि जो जैव रासायनिक यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो सेल में हमारी बॉडी की होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या किस नाम से जानते हैं? उन जो क्रियाएं हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म क्रियाएं। उनको क्या बोलते हैं? तो ध्यान समझना, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म क्रियाएं। क्लियर है इतनी बात? जो ये मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के थ्रू ही अब हम आगे का काम करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि उपापचय क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि उपापचय क्या है,
तो ये बात हो गई कि सजीवों की कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। इसके टाइप की बात करें तो डियर स्टूडेंट, इसके दो प्रकार होते हैं, दो तरीके का होता है ये। एक होता है आपका उपचय, एक होता है उपचय यानी कि एनाबोलिज्म, एक होगा उपचय एनाबोलिज्म, एक होगा कैटाबोलिज्म, एक होगा कैटाबोलिज्म यानी कि आपका अपचय। एक क्या होगा? अपचय। क्लियर इतनी बात? एक होगा आपका उपचय एनाबोलिज्म, एक होगा कैटाबोलिज्म। अब जो ये एनाबोलिज्म होता है, ये किस तरीके की क्रियाएं होती हैं, ये किस तरीके की प्रोसेस होता है जो हमारे शरीर में होता है, तो आपका आंसर होगा कि इसमें जो चीजें होती है, इसमें चीजें जुड़ती हैं, इसमें चीजें जुड़ती हैं और एक बड़े मॉलिक्यूल, एक बड़े रूप में तैयार हो जाती है और एक बड़ा रूप ले लेती है, एक बड़ा रूप ले लेती है। समझ गए बात को? जबकि कैटाबोलिज्म की अगर हम बात करें, जो अपचय है, जो अपचय वाली रिएक्शन है, जो अपचय वाली प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि जी इसमें होती हैं चीजें, इसमें विखंडित होती है या विखंडित आप कहेंगे, इसमें चीजें टूटती हैं, इसमें चीजें विखंडित होती है, अर्थात छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाती है, आई होप सो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होगी। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अभी तक ये जो लिखा जा रहा है, सारी बातें का जब लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा आपको धीरे धीरे। तो आप पेशेंस रखकर बने रहिए मेरे साथ और इसको देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये बातें आसानी से समझ में आ जाए। चलो, ये हो गई। इसमें अभी हमें ये वाला पोर्शन नहीं समझना बेटा, अब हम समझेंगे ये वाला पोर्शन। इसमें अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जो हमारा श्वसन है, यानी कि जो हम रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस करते हैं, जो सांस लेने वाला प्रोसेस करते हैं, वो भी इसी में ही है। जो श्वास की क्रिया है वो इसी का ही एग्जाम्पल है। सांस लेने की जो क्रिया है वो इसी का ही एग्जाम्पल है। जो हम सांस लेते हैं वो अपचय वाले प्रोसेस में ही आता है। अब अगर हम सांस की ही बात करें तो यहाँ से हमारी बात समझ में आती है, जो ये सांस की, तो ये श्वास लेने का जो ये है, ये दो तरीके का होता है। क्या होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है आपका फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका एरोबिक, वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एक हो जाएगा प्यारे बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन और एक हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को बात करें हिंदी में, इसको कहते हैं आपको आपका ऑक्सीश्वसन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में कहते हैं अनऑक्सीश्वसन। ठीक है, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। यहाँ से आपको बात क्लियर हो जाएगी बहुत आराम से कि ऑक्सीश्वसन क्या होता है, अनऑक्सीश्वसन क्या होता है। देखिए, जब ऑक्सीश्वसन की बात की गई है तो आप आराम से एक बात कह सकते हैं ऑक्सीश्वसन के अंदर कि